पूरे देश में 4 मौसम होते हैं, लेकिन बिहार में होते हैं 5। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बारिश और फिर बाढ़। लगभग हर साल बारिश के बाद नदियों में उफान आता है, सड़कें डूब जाती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं। पर क्यों? आखिर क्यों एक ही कहानी हर साल खुद को दोहराती है? क्यों हर साल लाखों लोगों को अपना घर तबाह होते देखना पड़ता है? और क्यों हर साल परिवार बिखर जाते हैं? क्यों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? और क्या हर साल होने वाली इस तबाही के लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या इसके पीछे के रीजंस कुछ और हैं? आज द मिस्टिकल लैंड की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जब पड़ोसी स्टेट्स मॉनसून एंजॉय करते हैं, उस वक्त बिहार को क्यों बाढ़ से जूझना पड़ता है। नॉर्थ बिहार के लगभग 74% हिस्से को हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। मतलब कि 38 में से 28 डिस्ट्रिक्ट को बाढ़ का खतरा। अगर इसे पॉपुलेशन के स्केल पर देखें तो इंडिया की टोटल फ्लड अफेक्टेड लोगों में लगभग 24% लोग बिहार के फ्लड प्लेन्स में रहते हैं। यानी अगर इंडिया में फ्लड से 100 लोग अफेक्टेड होते हैं तो उनमें से लगभग 24 लोग बिहार के होते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि बिहार में बाढ़ का पानी सिर्फ सड़क और खेत खलियानों तक सीमित नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में घुस चुका है। लेकिन बाढ़ की डिटेल में जाने से पहले आपको आज के स्पॉन्सर आर्टेरियम के बारे में बता दूं। आर्टेरियम इस 15 अगस्त के मौके पर फ्रीडम सेल चला रहा है, जिसमें आपको अशोका स्तंभ और नेशनल फ्लैग पर 35% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप दोनों का कॉम्बो एक साथ खरीदते हो तो आपको पूरा 40% ऑफ मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर चेक करना, क्योंकि इस 15 अगस्त एक नेशनल सिंबल तो आपके टेबल पर होना ही चाहिए। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि बिहार बाढ़ इतनी कॉमन क्यों है। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले बिहार की लोकेशन को समझना होगा, क्योंकि बिहार की बाढ़ की असली कहानी बिहार से शुरू नहीं होती। ये कहानी बिहार से दूर इंडिया की सरहदों के बाहर हिमालय से शुरू होती है। बिहार की लोकेशन जो है वो इंडिया के गैंगेटिक प्लेन में है और नॉर्थ में डायरेक्टली नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल की टोपोग्राफी ऐसी है कि उसका अराउंड 75% एरिया हिमालयन से कवर है, जिसका मतलब ये हुआ कि नेपाल बिहार से बहुत ऊंचाई पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल जो है वो साउथ एशिया का नेचुरल वाटर टार कहलाता है, क्योंकि साइज में यूपी से लगभग आधा होने के बाद भी नेपाल में अराउंड 6000 नदियां हैं, जिनमें से कई रिवर्स में ग्लेशियर से पानी आता है, बाकी बारिश पर डिपेंड करती है। तो होता क्या है कि हिमालयास पर हुई बारिश का ये पानी कोसी, गंडक, बागमती, कमला, महानंदा जैसी नदियों से होता हुआ नीचे बिहार में आता है। अब जहां नॉर्थ में हिमालयास हैं, वहीं बिहार के साउथ में है छोटा नागपुर प्लेटू, वो भी बिहार की जमीन से ऊंचाई पर है। इसलिए इस प्लेटू से निकलने वाली सोन, पुनपुन, फाल्गु जैसी नदियां भी बिहार में पानी लाती हैं। साउथ से आने वाली नदियां बिहार में फ्लड नहीं लाती, पर ये उस बाढ़ में पानी जरूर ऐड करती हैं। और अब अगर पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन्स का ओवरऑल झुकाव देखें तो वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही है। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का पानी भी गंगा और यमुना के थ्रू बिहार तक पहुंच जाता है। कुल मिलाकर बिहार एक ढलान वाले एरिया में पड़ता है, जहां आसपास का पानी बहकर आ जाता है। और जब ये पानी बहकर आता है तो अपने साथ पत्थर, मिट्टी और गाद जैसे सेडिमेंट्स भी लेकर आता है। अब बिहार की जमीन एकदम सपाट है, और जब नदियां ऊंचे हिमालयन से बिहार की सपाट जमीन पर आती हैं तो उनके पानी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और जो सेडिमेंट्स ऊपर से बहकर आते हैं वो नदी के तल में जमा होने लगते हैं। कोसी रिवर इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग कोसी और उसकी सहायक नदियों में हर साल लाखों टन सेडिमेंट जमा होता है, और इसी की बदौलत है कि कोसी अपना रास्ता बदलते रहती है, क्योंकि जब नदी के तल में ज्यादा सेडिमेंट जमा हो जाते हैं तो पानी नदी के बाहर बहने लगता है और धीरे धीरे नदी का रास्ता परमानेंटली बदल जाता है। पिछले 200 सालों में कोसी नदी का रास्ता 133 किलोमीटर से ज्यादा ईस्ट से वेस्ट की तरफ खिसक चुका है। अब लोकेशन की वजह से आसपास के पानी का बिहार तक आना और नदियों में सेडिमेंट्स का जमा होना, ये तो नेचुरल रीजंस है, पर बिहार की बाढ़ के कई आर्टिफिशियल रीजंस भी हैं, जैसे अनसाइंटिफिक एम्बैंकमेंट्स। नदी को फैलने से रोकने के लिए उनके किनारे पर पत्थर की मजबूत दीवार बनाई जाती है और इसी को एम्बैंकमेंट कहते हैं। अब ये बनाए तो बाढ़ को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके कई अनइंटेंडेड ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे इनके टूटने का खतरा।
अगस्त 2008 में नेपाल के कुशाक के पास कोसी नदी का एक एम्बैंकमेंट टूट गया था। इसका नतीजा इतना विनाशकारी था कि बिहार में पिछले 50 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आ गई। सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया और पूर्णिया समेत नॉर्थ बिहार के कई जिलों में पानी भर गया। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा और 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इन एम्बैंकमेंट्स के सिर्फ टूटने का ही खतरा नहीं होता, इन्हें बनाने का एक और नुकसान ये भी है कि इससे सेडिमेंट्स जमा होने का एरिया भी कम हो जाता है। नदी हर साल अपने साथ बहुत सारी गाद लेकर आती है। गाद नदी के अंदर ही जमा होने लगती है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है और बरसात का पानी नदी होल्ड नहीं कर पाती। इसके अलावा एम्बैंकमेंट्स नदी को उसके नेचुरल फ्लड प्लेन से अलग कर देते हैं। इस वजह से बाढ़ का पानी फ्लड प्लेन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे मिट्टी को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जमीन की फर्टिलिटी और खेती बाड़ी प्रभावित होती है। साथ ही एम्बैंकमेंट के बाहर बारिश या छोटी नदियों का पानी आसानी से मेन रिवर में वापस नहीं जा पाता, जिससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। और ये वाटर लॉगिंग ही बिहार बाढ़ का सेकेंड ह्यूमन मेड रीजन है। बिहार की लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर जमीन वाटर लॉगिंग से अफेक्टेड है, जिसका कारण नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स पर इंक्रोचमेंट हो चुका है और कई छोटी नदियां सालों से सिल्ट से भर चुकी हैं। यानी जब भी इस रीजन में ज्यादा बारिश होती है या क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होती हैं, तो इन इलाकों में पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पानी जल्दी निकलता भी नहीं है, बल्कि कई महीनों तक वहीं पर जमा रहता है, जिससे लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य और खेती बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ का एक और बड़ा कारण है, वो है डिफॉरेस्टेशन। हिमालयन फुटहिल्स में जब बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं, तो सिर्फ पेड़ ही नहीं हटते, पूरा नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम कमजोर हो जाता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं और बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर सोख होने देती हैं। लेकिन जब ये पेड़ कट जाते हैं, तो तेज बारिश के बाद मिट्टी आसानी से बहने लगती है। इससे दो चीजें होती हैं, पहली लैंडस्लाइड्स बढ़ने लगती हैं और दूसरी लाखों टन मिट्टी और पत्थर नदियों में जाकर जमा होने लगते हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है और थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए तो नदी ओवरफ्लो करने लगती है। यानी पहाड़ों में पेड़ कटने का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता, उसका बिल सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के गांव और शहरों को चुकाना पड़ता है। तो जैसा कि आज हमने समझा कि बिहार की बाढ़ का कोई एक रीजन नहीं है। हिमालयाज में हेवी रेनफॉल, नेपाल से आने वाली नदियां, बिहार की फ्लैट जियोग्राफी, सेडिमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स और डिफॉरेस्टेशन, ये सब मिलकर हर साल इस डिजास्टर को इतना बड़ा बना देते हैं, जो ऐसी भयावह तस्वीरें हमें हर साल देखने को मिलती हैं। अब सरकारें दावा जरूर करती हैं कि वो इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि साल बदलता है, मॉनसून का पैटर्न बदलता है, लेकिन बिहार की तस्वीर कभी नहीं बदलती। तो कमेंट्स में आप ही बताइए कि क्या आपके हिसाब से बिहार की बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? और अगर आप बिहार से हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर हमें बताएं कि क्या ये बाढ़ आपको भी अफेक्ट करती है। खैर, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहिए द मिस्टिकल लैंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।